दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स का अनुपूरक सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? कार्ल मार्क्स का पूरक सिद्धांत है। पूरक सिद्ध ऐतिहासिक भौतिकवाद का व्यवहारिक रूप है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने किससे लिया? ऑगस्टीन थ्योरे से लिया है। ये सिद्धांत किससे लिया गया है? ऑगस्टीन थ्योरे से लिया है। ऑगस्टीन थ्योरे से लिया है। अब ऑगस्टीन थ्योरे से ये सिद्धांत लिया हुआ है और मार्क्स का मानना है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मूल प्रेरक तत्व है। वर्ग संघर्ष किसका मूल प्रेरक तत्व है? विकास का मूल प्रेरक तत्व है। विकास का मूल प्रेरक तत्व है। विकास का मूल प्रेरक तत्व है। और इनका मानना है कि यदि वर्ग संघर्ष न हो तो शायद विकास न हो। वर्ग संघर्ष न हो तो विकास न हो। इसीलिए इसे वर्ग संघर्ष को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इनकी पुस्तक क्या थी? मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था? मार्क्स की पुस्तक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस वाक्य से प्रारंभ होता है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स कहता है जब से उत्पादन का साधन या निजी संपत्ति का उदय हुआ है तब से समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है। अब जो उत्पादन का साधन का मालिक बना है वह अमीर कहलाया। दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन है वह गरीब कहलाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे ही वर्ग संघर्ष हुआ राज्य का उदय हो गया। राज्य उत्पादन के साधन के मालिक की रचना है। एक वर्ग जो अमीर है इसी राज्य के माध्यम से गरीब का शोषण कर रहा है। मार्क्स का मानना है यह वर्ग संघर्ष कभी वर्गों के विकास में तो कभी वर्गों के विनाश में देखने को मिलता है। मार्क्स पूंजीवाद युग में लिख रहा था। उसने कहा पूंजीवाद समाज को दो वर्गों में बांट दिया। जैसे उद्योग आए, उद्योगों ने राज्य को दो भागों में विभक्त किया। एक हो गया पूंजीपति और दूसरा हो गया सर्वहारा मजदूर। सर्वहारा या मजदूर। इसी पूंजीवादी युग में मार्क्स अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा था। मार्क्स ने लिखा यह उत्पादन का साधन सबसे मजबूत है अतः राज्य भी उत्पादन का साधन सबसे मजबूत है अतः राज्य भी सबसे शक्तिशाली है। राज्य पूंजीपति की रचना है। मार्क्स कहता है यहाँ शोषण चरम सीमा पर है इसीलिए मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए। मार्क्स का एक शब्द भी है। मार्क्स का शब्द क्या है? मार्क्स का शब्द है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का
सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य साधन है। अनिवार्य साधन है। दूसरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। 1864 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किया, मजदूरों को आह्वान किया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए संसार भरा है। मार्क्स ने कहा, सारे मजदूर एक हो जाओ, पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे, अधिकांश पूंजीपतियों को धराशायी करके पूंजीपतियों के उत्पादन के साधन पर नियंत्रण कर लेंगे, फिर समाजवाद की स्थापना होगी, फिर समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा। इसीलिए मार्क्स का एक स्टेटमेंट भी है। वह स्टेटमेंट क्या है? हे विश्व के मजदूरों, हे विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। इसके बाद अतिरिक्त मूल्य का साधन, इसके बाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक में किया है? दास कैपिटल में किया है। दास कैपिटल में किया हुआ है। यह कब इन्होंने लिखी? 1867 में। मार्क्स का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। दास कैपिटल को किसकी संज्ञा दी जाती है? बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। मार्क्स यह मानते हैं कि किसी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का से अमीर गरीबों का शोषण कर रहा है। और यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पर किसका प्रभाव है? रिकार्डो का प्रभाव है। रिकार्डो का प्रभाव है। रिकार्डो का प्रभाव है। तो रिकार्डो ने मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पूंजीपति मजदूरों का शोषण किया है, मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को किस प्रकार से शोषण किया है। उन्होंने पाया मजदूरों अपने श्रम से पैदा करता है, उसके बदले में क्या मिलता है। समझ लो, किसी सामग्री की कीमत 20 रुपये है, मजदूरी 10 रुपये है। और विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो अतिरिक्त मूल्य कितना हुआ, अतिरिक्त मूल्य कितना हुआ 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 रुपीज़, 70 रुपये, जिसको क्या काम करता है, अमीर हड़प लेता है। कौन ले लेता है, अमीर ले लेता है। तो ये हुआ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब हम लोग मार्क्स के इन सिद्धांतों के बाद लेनिन पे विचार करेंगे। लेनिन पर विचार करेंगे। लेनिन ने मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कहा जाता है। मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कौन है, मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कौन है, लेनिन है। तो मार्क्स का व्यवहारिक पिता, लेनिन आधुनिक इतिहास का महानतम क्रांतिकारी है। लेनिन ने मार्क्स के व्यवहारिक रूप दिया। लेनिन ने व्यवहारिक रूप से अपने दल को बोल्शेविक दल के माध्यम से दिया। कौन से दल से, बोल्शेविक दल के माध्यम से दिया। इनके दल का नाम ही था बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल के माध्यम से दिया। और इसीलिए इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने अप्रैल सिद्धांत, स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक भी लिखी है। लेनिन की पुस्तक का नाम क्या है, लेनिन के पुस्तक का नाम क्या है, अप्रैल सिद्धांत। और दूसरी पुस्तक क्या है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। लोगों ने लेनिन से प्रश्न किया कि मार्क्स ने कहा विश्व के लोग एक साथ क्रांति करें। लेनिन जार के शासन को रूस से समाप्त करना चाहते थे। लेनिन ने कहा पहले एक देश में साम्यवाद की स्थापना हो, फिर रूस प्रकाश पुंज के रूप में कार्य करता हुआ दुनिया के अन्य देशों में साम्यवाद की स्थापना करेगा। लेनिन ने राज्य पर विचार दिए, दल पर दिए विचार, लेनिन की एक विचारधारा है, और साम्राज्यवाद पर विचार दिया। लेनिन ने राज्य को वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन का एक स्टेटमेंट है, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य अभिव्यक्ति है, लेनिन ने कहा। असाध्य अभिव्यक्ति का मतलब जो कभी खत्म न हो। लेनिन ने दमन की विशेष अवस्था, राज्य वर्ग संघर्ष रहेगा। निकट भविष्य में राज्य समाप्ति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से, अब इनका तो एक हो गया दल पर क्या विचार है। जैसा कि दल इनका कौन सा दल था, बोल्शेविक दल था। तो बोल्शेविक दल के माध्यम से इन्होंने अपने विचार को दिया,
और ये लेनिन दल को अधिक महत्व देते हैं। लेनिन ने कहा दल में कठोर अनुशासन होना चाहिए। यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 महीने तक नहीं चल सकता। दलीय व्यवस्था पर लेनिन एक ही दल होने के लिए बोला। एक ही दल होगा, वो भी सर्वहारा का दल होगा। साम्यवादी दल होगा, पूरे देश का नेतृत्व करेगा। इसका कोई प्रतिस्पर्धी दल नहीं होगा। यह नीचे से ऊपर तक विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होंगी, जिसे कैडर श्रेणी और पॉलिट ब्यूरो, यानी कि आदेश एक से चला छोटा 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 छोटा, यानी आदेश क्या है, ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। आदेश कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। चुनाव कैसे होगा, चुनाव नीचे से ऊपर की ओर होगा। चुनाव कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। एक दल की बात बोली इन्होंने, एक ही दल होगा। और वो किसका दल होगा, सर्वहारा का दल होगा। सर्वहारा का दल नेतृत्व करेगा। और उन्होंने श्रेणियां कैडर पर आधारित, श्रेणियां कैसी होंगी, श्रेणियां कैडर आधारित होंगी, कैडर आधारित होंगी, कैडर आधारित होंगी। और ये कैडर जैसे आदेश की है, उसमें ऊपर से नीचे की ओर, चुनाव नीचे से ऊपर की ओर। इन्होंने केंद्रवाद का स्थापना, केंद्रवाद का प्रतिपादन किया, केंद्रवाद का प्रतिपादन किया। और केंद्रवाद की प्रतिपादन के साथ में उन्होंने जनवादी लोकतंत्र, कैसी जनवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। केंद्रवाद का प्रतिपादन, जनवादी लोकतंत्र का प्रतिपादन इन्होंने किया। लेनिन ने दलीय व्यवस्था में कठोर अनुशासन की बात कही है। लेनिन ने मार्क्स की विचारधारा पर अपनी बात कही। जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, विचारधारा पूंजीपतियों की है, इसलिए विचारधारा एक मिथ्या चेतना है। इन्होंने बताया, लेनिन ने, विचारधारा मिथ्या चेतना है। विचारधारा क्या है, विचारधारा मिथ्या चेतना है। लेनिन ने विचारधारा वर्ग की उपज बुजुर्गवाद मतवाद और सर्वहारा मतवाद दिया। बुजुर्गवाद मतवाद को पराजित करना है तो सर्वहारा वर्ग को भी अपने मतवाद को विकसित करना होगा। किस पर जोर दिया इन्होंने, जोर किस पे दिया कि सर्वहारा का भी क्या होना चाहिए, मतवाद होना चाहिए। उसका भी विचारधारा, मतवाद यानी विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। इसकी भी क्या होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक बुजुर्गवाद मतवाद को पराजित करना है तो सर्वहारा को भी अपने मतवाद को विकसित करना है। और लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। कौन लोग करेगा, बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। और उन्होंने बोला कि पूंजीवाद की विचारधारा को परास्त करना होगा। लेनिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। लेनिन ने समाजवाद और साम्यवाद में, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर किया। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर किया।
लेनिन ने राज्य को दमन की विशेष अवस्था बताया। राज्य कैसा है? दमन की विशेष अवस्था है। लेनिन ने 1917 से लेके 1924 तक सत्ता में रहे। लेनिन के बाद प्रतियोगिता चली। लेनिन के उत्तराधिकारी को लेकर वो चली, जिसमें कटास्की और स्टालिन दो का नाम आया। कटास्की और स्टालिन। कटास्की और स्टालिन का नाम आया। स्टालिन ने कटास्की को खदेड़ दिया। स्टालिन ने कटास्की को खदेड़ दिया और यह कहते हुए कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है। कटास्की ने निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया। निरंतर क्रांति का सिद्धांत। निरंतर क्रांति का सिद्धांत। निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया। स्टालिन ने बोला रूस चारों ओर से पूंजीवाद से घिरा है, एक देश में समाजवाद है। 1924 में अब स्टालिन ने 1924 में सत्ता संभाली। कब संभाली? 1924 में संभाली। इसने ही पंचवर्षीय योजना का दिया। पंचवर्षीय योजना इसी ने दिया, स्टालिन ने दिया। भारत इसी पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया है। 1936 में कितने देशों का समूह हो गया? 14 देशों का समूह हो गया और सोवियत संघ रूस बना। 1936 में ही सोवियत संघ का संविधान बना। सोवियत संघ का संविधान भी कब बना? सोवियत संघ का संविधान भी 1936 में बना। और 1991 में रूस का विघटन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध किसके बीच हुआ? अमेरिका और रूस के बीच हुआ। अमेरिका और रूस के बीच हुआ और इसी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला। लेनिन ने यूरोप में समाजवाद स्थापित किया, इसीलिए लेनिन ने यूरोपीय समाजवाद को जन्म दिया। भारत में लेनिन की विचारधारा से प्रभावित हुई, इसीलिए भारत में भी समाजवाद की ओर मुड़ा। लेकिन आगे चलकर इसी क्रांति को चीन में हुआ और जो चीन में क्रांति हुई वो उसको 1949 में चीनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चीनी क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे लाल क्रांति भी कहते हैं। आगे चलकर मार्क्स की विचारधाराओं को किस तरह से लेनिन ने लिया, फिर लेनिन के बाद किस तरह से उसके उत्तराधिकारियों में स्टालिन का नाम आया, फिर स्टालिन की ये सारी घटनाएं होते हुए आज पूंजीवाद को से मार्क्स ने रूस में किस तरह से मार्क्सवाद की स्थापना किया, यह हम लोगों ने अभी अध्ययन किया।